नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज स्कूल व्याख्याता के जीके के अंदर जो इतिहास पूछा जाता है, जो 15 प्रश्न आते हैं आपके, उसका बैच विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं और पूरा ही बैच साथियों आपके इसी चैनल पर और निःशुल्क मिलेगा। ये इस बैच की जो क्लासेस है हिस्ट्री की स्पेशली, वो शनिवार और रविवार को आपको दूंगा। सेकंड ग्रेड की अपनी जो क्लासेस चल रही है उनसे इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों को 2 दिन दे रहा हूं। इसको आगे 2 से बढ़ाकर 3 दिन भी कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थियों के मन में ये शंका होगी कि सर क्या सारी क्लासेस इसी बोर्ड पे होगी? तो नहीं, हम प्रयासरत हैं डिजिटल बोर्ड लगवाने के लिए, लेकिन 15-20 दिन 25 दिन कितने लग जाते हैं, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। तो वो समय का जैसे देखो सदुपयोग होके और लग जाता है, तो आपको लगभग जो है महीने भर के अंदर अंदर क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे भी मिलने लग जाएगी। तो वो कोई समस्या नहीं होती। पढ़ने वाला ये नहीं देखता कि डिजिटल है या ये है। पढ़ने वाला पढ़ाई का स्तर देखता है और कंटेंट देखता है और उसको पढ़ने में क्या मिल रहा है वो चीज देखता है। तो ये मैटर नहीं करता वैसे, लेकिन फिर भी जो अपेक्षाएं होती है विद्यार्थियों की, तो उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। अब साथियों, क्लासेस के लिए ऐसा है कि आप क्लासेस देखने तभी लगना या तभी से देखें आप जब आपके लिए एकदम माइंडसेट से, आप पूरे माइंडसेट के साथ में तैयार हो। क्योंकि आपने वरिष्ठ अध्यापक की क्लासेस देखी है, अपनी रीट की देखी है, पिछले 10 महीनों से जो है इसी क्षेत्र में कार्य किया है, निःशुल्क पढ़ाई के क्षेत्र में। और ईश्वर इतना सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि आगे भी इसे ही जारी रखा जा सके और इसके लिए प्रयास किया जा सके। तो साथियों, जितना एफर्ट मैं दूंगा उससे 2% एफर्ट आपको लगाना है, तब समझना कि आप सिलेक्शन के करीब हैं। देखो, यदि शुल्क लेके पढ़ा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और उसमें इतनी बाधाएं भी नहीं आती, लेकिन जब निःशुल्क पढ़ाते हैं ना, तो बाधाएं और चुनौतियां कितनी आती है वो सिर्फ जो पढ़ाता है वही जानता है। स्पेशली जब विधिवत जैसे कोचिंग में बैच चलते हैं, उसी तरीके से जब इस प्लेटफॉर्म पे चलाया जाए तो काफी सारी चीजें जो है प्रभावित करती है। जो सारी चुनौतियां, देखो विद्यार्थियों के विश्वास के कारण ही सारी चुनौतियां स्वीकार करने को तैयार है और निरंतर लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बैच चलेगा साथियों, उसके लिए एक तो माइंडसेट आपको यह तैयार करना है कि आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो स्कूल व्याख्याता है, ठीक है? यानी कि एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, तो आपको पढ़ना भी बढ़िया पड़ेगा, है ना? आप अभी तक क्या है कि आपका माइंडसेट रीट का था, और रीट आपको पता है तृतीय श्रेणी थी और ये प्रथम श्रेणी है। तो थोड़ा सा आपको माइंडसेट भी सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा और परीक्षा के लेवल को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, सेकंड ग्रेड के समय में भी जो लेवल लेके चलते हैं, रीट के समय जो लेवल लेकर चले, हमेशा कहता हूं परीक्षा के लेवल को लेके चले। दिखती बात है सेकंड ग्रेड से इसका लेवल ऊपर होगा, तो परीक्षा के दृष्टि से जैसे प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको हाथों हाथ याद करवाया जाए। मेरा जो तरीका है मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। यदि कोई विद्यार्थी ये अपेक्षाएं रखते हैं कि पूरा पूरा थ्योरी की तरह समझाया जाए, तो ये मुझसे ना हो पाएगा। मेरा जो पैटर्न है वही रहेगा कि मैं कंसेप्ट के साथ में ट्रिक्स भी बताता हूँ, विद्यार्थियों को कोशिश करता हूँ हाथों हाथ याद करवाया जाए, तो वही रहेगा। तो जो इच्छुक है, देखो जबरदस्ती कोई भी नहीं है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं वे ही देखें। क्योंकि मैं हमेशा विद्वान बनाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं ताकि विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाए। विद्वान जो है विद्यार्थी सिलेक्ट होने के बाद में बन सकता है, क्योंकि उसके लिए ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं और ग्रंथ पढ़ने का अभी समय नहीं है। अभी ग्रंथ पढ़ने बैठ गए तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो आप विद्वान ही बनोगे सीधे, उसके लिए 4-5 साल भोग देना पड़ेगा। तो मेरा जो पैटर्न है वही रहेगा। तो जितने विद्यार्थी इच्छुक हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वे जुड़े। बाकी अनावश्यक देखो बातें आती है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता और हर चीज का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो मेरी तरफ से मैं पूरा एफर्ट दूंगा, कोई कमी रखना मैं नहीं चाहता हूं वैसे भी। और कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कितने टाइम में होगा कितना नहीं, तो लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने का एवरेज लेकर चल रहा हूं। अब जैसे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर क्लासेस का टाइम भी बढ़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा और लंबी क्लासेस भी दे सकते हैं। तो लगभग जो है 2-2.5 से 3 महीने का लेकर चल रहा हूं टारगेट, हो सकता है पहले भी करवाएं। तो धैर्य रखने वाले विद्यार्थी जुड़े रहें और अधीर, और जिन्हें लगे कि कंटेंट कम है ज्यादा है तो वे स्वतंत्र है। देखो अपना निर्णय खुद का होता है, कभी भी जबरदस्ती किसी के साथ में मत जुड़ना। चाहे मेरे साथ जुड़ रहे हो, चाहे कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे किसी पुस्तक से पढ़ रहे हो, जबरदस्ती का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपन को लगे कि हाँ वास्तव में फायदा हो रहा है तभी जुड़े रहे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकल जाता फिर उसका, है ना? उम्मीद है ये बातें सारी समझ रहे होंगे। अब बैच को अपन शुरू कर लेते हैं, क्लास को। ये सारी बातें जो है पहले बतानी आवश्यक थी।
कई विद्यार्थी जो है स्किप कर देते हैं और फिर बाद में फिर वही बात जो है कमेंट में आती है, जब अगर देख ली जाए तो उन्हें ये शंकाएं कतई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना जो सिलेबस है। उसके अंदर देखो सबसे पहला टॉपिक है मौर्य और गुप्त कला साहित्य और विज्ञान इसका विकास। अब इसमें मतलब पूरा साम्राज्य आपको नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस को देख कर चलना है, यानी पूरा मौर्य काल नहीं पढ़ना है। यदि पूरा मौर्य काल पढ़ते हैं तो उसके अंदर शासक शासकों की उपलब्धियां, उनके सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अपन को विशेष तौर पर ध्यान देना है कला साहित्य और विज्ञान पर। अब इसमें यानी कि स्पेशली दिया है तो स्पेशली पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर प्रश्न जो है गहराई से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है, तो इसके अंदर अपन कहीं भी जो है डील नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसको व्यवस्थित शुरू करते हैं। देखो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की गई साथियों, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन मतलब स्थापना साम्राज्य की, लेकिन इसके पीछे हाथ था कौटिल्य का। अब ये सारी स्टोरी अलग है कि उसने राजकिलम खेल खेलते हुए देखा, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, रोटी का उदाहरण दिया, कैसे उसको धनानंद को मारना है। नंद वंश के धनानंद के पास में थे कौटिल्य और वहां से अपमानित होकर आए, तो चंद्रगुप्त को शासक उन्होंने ही बनाया और उन्होंने तैयार किया और फिर नंद वंश का विनाश करवाते हुए मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये जो है एक थोड़ा सा ऊपर की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये जानकारी अपन को होनी चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और अपनी जो क्लासेस है साथियों नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जैसे सेकंड ग्रेड की चल रही है वैसे ही चलेगी, ताकि आपके नोट्स बनते रहे। नहीं क्लास आज देखी है महीने भर बाद भूल जाओगे, लेकिन नोट्स है तो बार बार रिवीजन कर पाओगे। तो ऐसे विद्यार्थी भी जो कोई किताब लेने में मतलब सक्षम नहीं होते हैं, हालांकि किताबों का काम तो किताबें ही करती है, लेकिन फिर भी जो है वो नोट्स से भी वो मतलब तैयारी कर सकते हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कैसे करते हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन मौर्य वंश की सर्वाधिक ख्याति किसने बढ़ाई, सर्वाधिक ख्याति बढ़ाई अशोक जी ने। अशोक जी हमारे सीएम साहब कौन है, अशोक जी है हमारे मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, अब जैसे अपन तो इतिहास पढ़ रहे हैं या इतिहास के विद्यार्थी हैं, वे बढ़िया से जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर बिंदुसार था, फिर अशोक आया। लेकिन जो डायरेक्ट देखते ना तो अशोक को जो है ज्यादातर जानते हैं कि हाँ सम्राट अशोक। तो ख्याति किसने बढ़ाई, जिसने ख्याति बढ़ाई उसको जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती, हालांकि जो है हेलेना से विवाह किया, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, ये सारी चीजें ये इतिहास के जो विद्यार्थी होते हैं ना उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से पता होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हर विषय के विद्यार्थी को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो इतिहास पढ़ना है, और इतिहास है भी 15 प्रश्न, यानी कि बहुत बड़ा भाग है, और उनके लिए ये सरदर्द न बने इसलिए मैंने क्लासेस अब शुरू कर दी है। तो ऐसे ही अपनी जैसे सेकंड ग्रेड की चल रही है वैसे ये भी आपको करवा देंगे। सिर्फ करवाएंगे नहीं, मेरी मतलब मैं सोच के चल रहा हूं कि मैं रिवीजन भी करवाऊंगा इसका, है ना। तो देखते हैं कितना कैसे समय होता है। तो अशोक ने जो है ख्याति सबसे ज्यादा। अच्छा, इसको मैं याद करने का आपको एक तरीका बताता हूं कि इसे याद कैसे रखा जाए। देखो बचपन से आपने अल्फाबेट पढ़े, एबीसीडी पढ़ी है ना। अब हालांकि मेरे तो समय जो छठी में आई थी, लेकिन मैंने भी शुरू से पढ़ ली थी क्योंकि घर में माता पिता पढ़े लिखे थे तो उन्होंने पहले से सिखा दी, लेकिन आई छठी से थी। आपने मतलब एबीसीडी सब देखो, कोई भी ऐसे नहीं कहता है कि अल्फाबेट लिखो, सीधे यूं ही कहते हैं अरे एबीसीडी लिख रहा छोरा। अब एबीसीडी खाली थी वे। अब इसमें एबीसीडी मैं आपको यहाँ क्यों लिखवा रहा हूँ, आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं ट्रिक। देखो बहुत सारी चीजें जब याद करनी होती है तो कहीं ना कहीं जो है अपन को कुछ चीजें, सारा पूरा याद नहीं किया जा सकता इससे, लेकिन कुछ जो कंफ्यूजन वाली होती है या जिससे आसान हो जाए वो ट्रिक से याद की जा सकती है, और मेरा जो तरीका है वो यही है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब ये कहाँ बैठेगी, कैसे बैठेगी। तो देखो इसको अपन को उल्टा लेकर चलना है। ये एबीसीडी लिख दिया ना, यहां आपको लिखना है डी से धनानंद। कई जगह घनानंद भी लिखा मिलेगा, मैंने काफी सारी पुस्तकें देखी है और काफी सारी उसमें कई जगह इंग्लिश में धनानंद लिखा हुआ हो, कई जगह घनानंद भी लिखते हैं। तो धनानंद ले लिया अपन ने, फिर सी से ले लिया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर बी से आ गया बिंदुसार। इतिहास मतलब पढ़ने के लिए देखा जाए व्यवस्थित तो बहुत मस्त है, मजा आता है, लेकिन जब उसको ऐसे का ऐसे डायरेक्ट अपन अंदर उतारने की करते हैं तब फिर वो है अपन उसके अंदर समुद्र में के अंदर जैसे गोता ही लगा रहे होते हैं। और उसके बाद में यहां से तो आपको पता ही है अशोक। तो यहां मतलब आपको तो क्या है
कि शासक पढ़ने नहीं है, शासक पढ़ने होते तो मैं पूरे सारे व्यवस्थित तरीके से भी करवा देता, लेकिन आपको पढ़ने है ये। अब इसमें क्या है, धनानंद नंद वंश का था, ये नंद वंश का था, ठीक है ना, नंद वंश। ये जो है ये मौर्य वंश के, अब इसने स्थापना की, ठीक है, इसने मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त ने, उसका पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। अब देखो हो गया ना, ए बी सी डी ऐसे याद रखना है और चलना इधर है, बस इतना सा है। और इसके बाद में कई जनों को ये जैसे याद नहीं होना वैसे हो जाता है, लेकिन नहीं हो तो इसको अपना सकते हैं। अब जहां जहां मैं ट्रिक्स बताऊंगा ना उसके लिए भी विद्यार्थी स्वतंत्र है। मैं ट्रिक्स बताऊंगा यानी कि आपको डिटेल भी बताऊंगा, तो जिसे लगे कि इससे याद हो जाता है उससे करना चाहिए, जिसे लगे इससे, दोनों पक्ष अपने हिसाब से निर्णय लें, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो काम करती है। तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मौर्य वंश की अपन कला साहित्य ये पढ़ रहे हैं तो साहित्य वैसे भी देखना पड़ेगा, और जब पढ़ रहे हैं तो फिर अपन देखें कि इनकी जानकारी किस किस से मिली है जानकारी। तो जानकारी के अंदर साथियों जो है इन साहित्यिक ग्रंथों को अलग अलग बांटा गया है। कुछ ब्राह्मण साहित्य है, कुछ जैन साहित्य है, कुछ बौद्ध साहित्य है, कुछ विदेशी वृत्तांत है, तो ये सारे अलग अलग बांटे गए। तो मैं आपको अलग अलग ही बता रहा हूं यहाँ पे कि सबसे पहले अपन देखते हैं ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से जिनसे जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किसका था, अर्थशास्त्र कौटिल्य का था, ठीक है, कौटिल्य कह दो, चाहे चाणक्य कह दो, चाहे विष्णुगुप्त कह दो, मूल नाम विष्णुगुप्त था। इनके दादा का नाम कुटिल था तो कौटिल्य कहलाए, इनके पिता का नाम चाणक्य था तो चाणक्य कहलाए। कई विद्यार्थियों को ध्यान नहीं होगा और पहली बार भी सुना होगा, इसीलिए कहा जाता है। अब चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य नीति इसलिए कहते हैं कि बहुत मतलब दिमाग खोपड़ी कहना जिको ए आपा कोई खोपड़ी कहना ए खोपड़ी है, ठीक है। तो ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई, संस्कृत में लिखी, 6000 श्लोक, ये आगे थोड़ी डिटेल में बताऊंगा जब साहित्य व्यवस्थित पढ़ाऊंगा इसके वापस। कथा चरित सागर जो सोमदेव ने लिखी, ठीक है, सोमदेव की कथा चरित सागर। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, किसकी है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, विशाख दत्त, ये आपको भी याद करने हैं, इनके मतलब राइटर याद कर लेना, ऊपर के प्रश्न बनते हैं तो यहां से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये अगर किसी को लिखनी है तो लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं एक बार यहां से, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ये लिखवाऊंगा, तो ये एक बार आप इससे पहले थोड़ा सा बैक करके और यहां से जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो थे आपके ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। अब जैन साहित्य जो है वो कल्प सूत्र जो किसका था, भद्रबाहु का, भद्रबाहु का। और परिशिष्ट पर्वन जो था आपके हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्वन। और फिर बौद्ध साहित्यों से भी मिलती है जानकारी, जिसमें आपके दीप वंश, महावंश, दिव्यायदान, महाबोधि वंश, इस तरीके से दीर्घ निकाय और ये सारे इन बौद्ध साहित्यों से भी मिलती है। फिर विदेशी वृत्तांत की यदि बात की जाए तो आपको पता है मेगस्थनीज की इंडिका, हालांकि इंडिका जो है मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उसके उद्धरणों को जो है शामिल करके स्वानवेक ने प्रकाशित करवाया था। बताऊंगा इसमें, मतलब जो बता रहा हूं ना वो आपने जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो ये चीजें हैं, जैसे अब प्लिनी है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, ये सारे विदेशी जो थे इन्होंने भी मौर्य काल की जानकारी दी। तो सबसे पहले अपन साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य के अंदर आपको ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ये याद हो गए। अब आते हैं अपन कला। मौर्य काल की कला जो है साथियों दो भागों में विशेष रूप से इसको बांटा गया है। इसमें दो भाग कौन से हैं, एक तो है राजकीय कला और एक है लोक कला, ठीक है। राजकीय कला में आपके क्या आ जाएंगे, राजकीय कला में आ जाएंगे जैसे आपके राजप्रसाद, ठीक है, राज से ही राजप्रसाद आ जाएंगे, यानी कि राजप्रसाद है, महल है, ठीक है, और स्तंभ है, गुहा लेख है या गुफाएं हैं, ठीक है ना, ये सारे आ जाएंगे। लोक कला के अंदर क्या आ जाएंगे, लोक कला के अंदर आ जाएंगे आपके जैसे कि कहीं पे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली है, ठीक है, यक्ष यक्षी लिख देता हूं, यक्ष यक्षी की मूर्तियां हैं, या फिर मृण मूर्तियां मिली है, ठीक है, मृण मूर्तियां हैं, या कहीं चट्टान काट के जैसे हाथी की मूर्ति मिली है उड़ीसा के अंदर धौली में, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये लोक कला के अंदर आएगी,
ये राजकीय कला के अंदर आ जाती है। तो कला को सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि दो भागों में बांटा गया है, और ये इसके अंदर स्तूप वगैरह वो भी इसके अंदर राजकीय कला में आएंगे। स्तूप है, ये सारी चीजें, स्तूप भी आपको मैं पढ़ाऊंगा व्यवस्थित, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो अभी तो है अपने सामने ये चीज। अब इसके अंदर से अपन कुछ चीजें जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि इनके अंदर, जैसे राजप्रसाद स्तंभ वगैरह, इस स्लाइड पे चलते हैं अपन कि इसके अंदर ये क्या क्या कैसे पढ़ने हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती है, क्या किस स्तर पे पढ़ने हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। उससे पहले आप क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसे व्यवस्थित तरीके से लिख दें। ये नोट्स जो है एक अलग कॉपी में बनाना व्यवस्थित रूप से, ये नोट्स आपके हमेशा हमेशा के लिए काम में आने वाले हैं। जो सेकंड ग्रेड एसएसटी के विद्यार्थी हैं वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, अपना सिलेबस देखें कि इसमें से और फर्स्ट ग्रेड के इतिहास वाले सिलेबस में से क्या क्या चीजें मैच हो रही है। लगभग आपके टॉपिक इसमें मैच होंगे, तो वो चीजें जो है आपको इसमें से पढ़ लेनी है। काफी सारी चीजें मैं व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा, तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। आपको ये क्लास जो है साथियों शनि रवि को शाम के समय मिलेगी। ये लगभग जो मैं 7 से 8 के बीच में अपलोड कर दूंगा, तो उसी समय शाम के समय मिलेगी। बाकी सेकंड ग्रेड की एसएसटी अपने जीके की जो क्लासेस चल रही है वो दोपहर 12 बजे का समय होता है अपलोड करने का, और वो उसी समय चलेगी। वो सोम से शुक्र, ये शनि रवि। एक रविवार की छुट्टी लेता था मैं, वो भी आपने मेरी निरस्त करवा दी, यानी कि रविवार को तो डबल काम हो गया। अब तो ये है, हालांकि कोई नहीं, यदि विद्यार्थी पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो मेरे लिए तो सारी मतलब समझ लो कि सारी छुट्टियों का पैसा वसूल हो गया। बाकी आप पढ़ना आपको है, मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। देखो खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, और जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। तो मेहनत कितनी करनी है वो आप डिसाइड करें। अब क्या किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको व्यवस्थित तरीके से याद भी करूंगा, याद आपको करना है। याद मेरा करियोड़ो काम कौन चाले, याद तो थाने ही करना है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेकर लिखो, अपन बढ़ते हैं आगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप अशोक के अपन मतलब अशोक इसमें मुख्य पात्र रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो है कला अपन देखेंगे तो वो अशोक के काल में देखेंगे। तो अब इसमें अपन अभिलेख पढ़ेंगे, अशोक के गुहा लेख पढ़ेंगे, स्तंभ लेख पढ़ेंगे, तो ये सारे हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि अभिलेख जो है वैसे 3 भागों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो अभिलेख जो है कहीं ना कहीं से मिले हैं, तो अभिलेखों की खोज किसने की, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अभिलेखों की जो खोज की है अशोक के स्तंभों की या स्तंभ लेख की कह सकते हो, अभिलेख की कह सकते हो, जो खोज की है वो 1750 में टिफलैंथर ने की है, ठीक है। टिफलैंथर ने 1750 में की है, लेकिन इस समय ये पढ़े नहीं गए थे, इसको पढ़ा बाद में है। 1750 में सिर्फ खोज हुई है, इसको पढ़ा किसने है, सर्वप्रथम इसको पढ़ने का प्रयास किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने किया, और ये 1837 में किया है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे सबसे पहली बार पढ़ा है। मिले कब थे, यहाँ। अब ये जो 1750 में सबसे पहला मिला था ना, वो मिला था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और पढ़ा जो गया है ना, पढ़ा इसको नहीं है, मिला ये था सबसे पहले, लेकिन जो सबसे पहले पढ़ा गया वो था दिल्ली टोपरा। दिल्ली में ले गए इसको फिरोज शाह तुगलक के समय दोनों को, तो तब से ये दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा कहलाए। तो सबसे पहले यदि अब देखो प्रश्न घुमाकर कैसे दिया जाता है, प्रश्न घुमाकर ये दे सकते हैं, ये तो सीधा तो आ गया तो 1750 टिफलैंथर कह दोगे, लेकिन प्रश्न घुमाकर कैसे देंगे, प्रश्न घुमाकर ऐसे दे देंगे 1750 में टिफलैंथर ने अशोक के कौन से स्तंभ लेख को खोजा। अब बताओ आओ क्या बकरी डिब्बा में आएगी गुरुजी, और तो बताइए कौन, तो ध्यान रख जो दिल्ली मेरठ को खोजा गया सबसे पहले, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ा कौन सा गया, दिल्ली टोपरा को पढ़ा गया। तो ऐसे आ जाए कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक का कौन सा स्तंभ लेख पढ़ा, तो दिल्ली टोपरा। देखो दोनों तरीके से बताया है, इसलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट और जो प्रश्न बनने की प्रकृति प्लस ट्रिक, अपन सब चीजों का मिश्रण लेके चलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सवाल बाहर ना जाए, ठीक है। लेकिन देखो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा कोई भी नहीं करे, और वैसे यदि कोई गारंटी देता है ना अपने बैच में पढ़ाते समय या कोई भी, तो मैं जहां तक समझता हूं वो उचित नहीं है। क्यों गारंटी नहीं दी जा सकती, प्रयास किया जा सकता है। एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। अपन अपनी तरफ से
परीक्षा का स्तर, पिछले परीक्षा प्रश्न पत्रों का आकलन और अपना जितना अनुभव है वो सारा देखकर फिर उसका मतलब क्लास का स्तर अपन डेवलप कर सकते हैं कि ये रहता है। और लगभग रहता भी वही है, लेकिन गारंटी नहीं ली जा सकती। गारंटी लेवा थे मन जीवाई कौन दो, गुरु जी थे गारंटी ले ली। इन वास्ते मैं कहूँ स्वतंत्र निर्णय विद्यार्थी का, किसे चुनना है किसे नहीं, क्या पढ़ना है, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। रोड बता सकोगे और रस्तो वैसे ही जावे। अब थे कोई मतलब दूसरे रस्तो देख लो के ना गुरु जी मन तो लागे वो पेपर रोड है तो पहले थे बटे जा सका। गुरु जी कोई हो नहीं है जबरदस्ती, ठीक है। तो देखो दिल्ली टॉप रहा तो यहाँ पे आ जाएगा और दिल्ली मेरठ यहाँ आ जाएगा, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई आपके। अब देखो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियां है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, खूब प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। अशोक के ज्यादातर जो मिली है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ठीक है, लेकिन खरोष्टी में भी मिले हैं, अरामाइक में भी मिले हैं, ग्रीक कह दो चाहे यूनानी कह दो एक ही बात है, कई जने कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ग्रीक कह दो या यूनानी कह दो, तो ये चारों लिपियों के अंदर मिले हैं, लेकिन अधिकांश जो मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं, ठीक है। अब देखो अभिलेखों की भाषा, ये लिपि अलग है, जैसे अपने देवनागरी लिपि होती है ना, वो लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। तो अभिलेखों की जो भाषा थी साथियों वो प्राकृत थी, और यही प्राकृत भाषा जो थी वो राजभाषा भी थी, ठीक है, राजभाषा थी। क्योंकि अभिलेख कौन लिखवाएगा? राजा लिखवाएगा, तो राजा जो लिखवाएगा तो राजभाषा में लिखवाएगा। तो राजभाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। लेकिन साहित्य सृजन की भाषा यहां पर कौन सी थी? संस्कृत थी। सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं ताकि आपके इससे संबंधित कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। तो और ये याद करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है, पैटर्न होता है। आप जो क्लासेस देखते हो, अब जैसे ये क्लास देख रहे हो, कम से कम है ना इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करके और फिर मतलब बहुत सारी पुस्तकों का, ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर ये मैटर तैयार किया जाता है। और उसके बाद में आपको मतलब यूं समझ लो कि चारों तरफ से जो बढ़िया बढ़िया व्यंजन है वो सारे बटोर कर आपको खिलाए जा रहे हैं, और खाने तो आपको ही है, बाकी तो कोई दूसरे तो कोई आपको चबा के देने से रहे। तो जो अब देखो साहित्य सृजन की जो भाषा है वो संस्कृत थी यहाँ पे। अब देखो अपने अभी इसके पिछली स्लाइड में अपने देखा कि ब्राह्मण साहित्य, देखो अर्थशास्त्र की कौन सी भाषा है? संस्कृत है, अधिकांश जानकारी मिलती है। तो साहित्य सृजन की यहाँ पे भाषा कौन सी रही? संस्कृत। लेकिन जन सामान्य की भाषा कौन सी रही? बोलचाल की भाषा वो पाली भाषा थी, ठीक है ना। जन सामान्य की यानी कि बोलचाल, आम जनता जो बातें करती है आपस में, वो पाली भाषा थी। ये कौन सी थी? यहाँ पे प्राकृत राजभाषा थी। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, यानी प्राकृत भाषा में उसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि आप अपन पढ़ेंगे आगे दूसरे अभिलेख में, तीसरे अभिलेख में, उन्होंने काफी सारे प्राकृत भाषा में सेंटेंस है। हालांकि मुझे तो याद है, आपको लोगों को याद होंगे या पता नहीं। किम चैम दम्बे पूछता है अशोक कि धर्म क्या है, फिर वो खुद ही मतलब उसका जवाब भी देता है। उसी तरीके से अपाचिन में बहु कायन दया दाने सचज साध्वे माधवी साध्विच, इस तरीके से ये पूरी प्राकृत भाषा। आप देखो ऐसे समझ में नहीं आती, लेकिन डिस्क्राइब करते तब पता चलता है कि अच्छा ये है ना। चंडी निटुलिय क्रोधे माने ईसा, इस तरीके से जो है लिखी जाती है प्राकृत भाषा। जो इन स्तंभ लेकर जो राजभाषा थी ना वो अशोक की ये थी, ये प्राकृत भाषा थी। इस तरीके आप बोल जाए कोई जान तमिल बोल दी राजस्थानी वाला तक है, समझ में को वह वाली बात है ना। अब देखो अशोक के जो अभिलेख थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। कई लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि अभिलेख क्या है, शिलालेख क्या है, स्तंभलेख क्या है, सभी को एक ही मान लेते हैं। अभिलेख वह है जो संपूर्ण मतलब जो सारी चीजें जो लिखी गई है, कहीं जैसे स्तंभों पे लिख दी, कहीं पे शिलाओं पे लिख दी, पहाड़ों पे लिख दी, तो वो सारे अभिलेख के अंदर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लिखी हुई है, ठीक है ना। और इनके विभाजन मौर्य काल के अंदर 3 भागों में कर रखे हैं। अब अभिलेखों का जो विभाजन है वो 3 भागों में, सबसे पहले अपने स्तंभलेख, फिर आ जाएंगे शिलालेख और फिर आ जाएंगे गुहालेख। गुहालेख यानी गुफाओं का निर्माण करवाया, उसके अंदर लेख मिले तो गुहालेख, ठीक है ना। अब ये स्तंभलेख है, इनको भी 2 में, दीर्घ और लघु, इसे वृहद भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, दीर्घ और लघु। शिलालेख भी 2 भागों में, दीर्घ और लघु, इन्हें भी वृहद कह सकते हो, लघु शिलालेख कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से। अब अपन सबसे पहला इसमें से जो उठा रहे हैं वो है अपना स्तंभलेख, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अपन कि अशोक के स्तंभलेख, मौर्य काल कह दो या अशोक कह दो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो अशोक के स्तंभलेख, अब स्तंभलेखों से संबंधित जो है जानकारी को अपन पढ़ते हैं। अब देखो अशोक के स्तंभ जो थे वो एकाश्म थे। एकाश्म का मतलब क्या है? अस्म का मतलब होता है पत्थर, और एक का मतलब तो आप समझते हो, यानी कि जो एक ही पत्थर से बने हुए, यानी जोड़ जोड़ कर बनाए हुए नहीं है। एकाश्म एक ही पत्थर से मतलब 35 से 50 फीट ऊंचे होते थे और एक ही पत्थर से बनाए हुए थे। कितनी कलाकारी उस समय, यानी विज्ञान कितना उन्नत था, इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी, आप अंदाजा लगा सकते हो।
तो एकाश्म थे, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी यहाँ से। अशोक को जो स्तंभ लेखन की जो प्रेरणा मिली, पहले इसके दिमाग में नहीं था कि हमें मुझे स्तंभ लेख लिखने चाहिए, लेकिन ये प्रेरणा किससे मिली? ये डेरियस, ईरानी शासक डेरियस यानी कि दारा प्रथम से मिली थी, ठीक है ना। इससे पहले जो है ईरानी शासक डेरियस ने, दारा प्रथम ने स्तंभ लेख लिखवाए थे, लेकिन ईरानी स्तंभ लेख से भारतीय स्तंभ लेख अंतर है, वो बताऊंगा अभी। लेकिन इसकी प्रेरणा इसको कहां से मिली है? दारा प्रथम से मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्तंभ लेख लिखवाने का उद्देश्य क्या था, क्यों जरूरत पड़ी? तो स्तंभ लेख लिखवाने का उद्देश्य था धर्म प्रचार, यानी धम्म जहां जहां आएगा वो सोच लेना धर्म है, ठीक है। तो धर्म प्रचार और राजाज्ञाओं को, यानी राजा की आज्ञाओं को जनता तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो उद्देश्य इसका ये था। प्रेरणा कहां से मिली? इसके जो है स्तंभ एकाश्म थे, ठीक है। अब देखो ये बनाए कौन से पत्थर से गए थे? तो ये चुनार, चुनार जो है मिर्जापुर यूपी के अंदर है, मिर्जापुर वेब सीरीज थे, गणित देखे हुए है, ठीक है। तो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से यहां से प्रश्न बनता है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे इसके, किसके? अशोक के स्तंभ। अब देखो ये 35 से 50 फीट लंबे और लगभग 50 टन वजनी थे, लगभग 50 टन वजनी थे, वजन इतना होता था इनमें लगभग, और 35 से 50 फीट लंबे होते थे, मतलब इनके बीच में कोई भी हाइट हो सकती थी। और ये अशोक की लाट कहलाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनको क्या कहा जाता था? अशोक के स्तंभ क्या कहलाते थे? अशोक की लाट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अशोक की लाट कहलाते थे। तो ये चीजें ध्यान रखें। अब ये स्तंभों से संबंधित मुख्य तथ्य आए हैं। अब इसकी अगली स्लाइड में अपन पढ़ते हैं कि ईरानी स्तंभ और भारतीय स्तंभ में क्या अंतर है, और इसके अलावा जो इन स्तंभों पे जो पशु आकृतियां मिली, अभी ईरानी स्तंभ और इनमें जो अंतर आएगा उसमें बताऊंगा मैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर पशु आकृतियां मिली और किस पर कौन से पशु की आकृति मिली है, ये चीजें पूछी जाती है और उनको कैसे याद रखना है, ये चीज आपको मैं बताऊंगा कि अब ये याद कैसे रखा जाए। भाई पढ़ने को तो सब जगह मिलेगा, आप चाहे मेरी पुस्तक में पढ़ोगे तो भी मिलेगा, चाहे किसी भी और विद्वान साथी की पुस्तक में पढ़ोगे वहां भी मिलेगा, क्यों कोई भी इतिहास की पुस्तक, लेकिन उसे याद कैसे रखा जाए। जब एग्जाम में आते हैं ना स्तंभ लेख, तो ये स्तंभ गोटा दे दिया करें, तो ये गोड़ा नहीं दे ना, याद क्या रखा, वह चीज देखा आप अगली स्लाइड में। यूं पहला आप कहीं करा कि आप लोगे इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में इसे व्यवस्थित तरीके से नोट्स के रूप में लिख लेना, ठीक है। इसे लिखो, फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। साथियों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप आनंद के साथ में पढ़ रहे होंगे। देखो इससे ज्यादा एफर्ट किया नहीं जा सकता और इतना काफी है आपके लिए। स्कूल व्याख्याता के जो इतिहास का लेवल है उसको मैं लेकर चल रहा हूं पूरी तरीके से। फिर भी आपको लगता है कम ज्यादा तो वो आपके अनुसार निर्णय लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थी स्वतंत्र है, मेरा धर्म और मेरा कर्म है पढ़ाना, विद्यार्थियों का धर्म और कर्म है पढ़ना। इसके अलावा कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, समय समय पर बताया जाता है, लेकिन फिर भी जो है आप अपने निर्णय लेने की क्षमता के अंदर वृद्धि करें और वो समझ विकसित करें कि क्या सही है क्या गलत, कितना पढ़ना है कितना नहीं। क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप छात्राध्यापक तो ऑलरेडी हैं और आप अब जो है मतलब एक बहुत सम्मानित पद के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये राष्ट्र निर्माता का पद है, तो इसके लिए समझ विकसित होनी बहुत जरूरी है। तो उसे विकसित करते हुए पढ़ें ताकि छोटी छोटी बातें पूछनी न पड़े और अपने स्तर पर उसका सॉल्यूशन हो सके। देखिए अब अपन ने बताया कि ईरानी स्तंभ जो थे उनसे, ईरानी डेरियस से प्रेरणा लेकर अशोक ने स्तंभ लेखन की कला को शुरू किया। तो अब लेकिन इसमें ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभ में काफी फर्क है, थोड़ा नहीं काफी फर्क है। अब देखो क्या है कि अशोक के जो स्तंभ है साथियों वो बिना आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, ठीक है ना, कोई चबूतरा वगैरह ऐसा नहीं बनाया गया। यानी कि स्तंभ जो है, हालांकि अशोक के स्तंभ में भी चौकी है लेकिन उसके लिए, उसको टिकाने के लिए अलग से कोई चौकी नहीं बनाई गई, इस बात को समझना। और यहाँ पे ये क्या करते थे, ये पहले एक चौकी बनाते थे व्यवस्थित उस जमीन पे, फिर उसको स्तंभ को टिकाया जाता था। तो एक तो अंतर सबसे बड़ा यही हो जाता है। दूसरी क्या है कि ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते थे,
बैलेंस के लिए बनाते थे वैसे पतले। देखो नीचे नीचे पतला और ऊपर मोटा रखेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर पतले रखते थे ताकि वो व्यवस्थित रूप से, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होती थी ना, तो वो व्यवस्थित रूप से टिके रहे। तो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते थे। ये क्या होते, ऊपर से नीचे एक जैसे होते, बिल्कुल एक जैसे होते थे। अब ये एकाश्म यानी कि एक ही पत्थर से निर्मित, ये बहुत बड़ी कला थी कि एक ही पत्थर से निर्मित थे, और ये जो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, तो ये भी अंतर है। इसके शीर्ष पर पशु आकृतियां मिलती है, और इन पशु आकृतियों से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो मैं बताऊंगा अभी। और इसके शीर्ष पर या तो मानव आकृति मिलती है या ऐसे भी मिला है जिन पर कोई आकृति नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पे आप ध्यान रखना। ये कैसे होते थे, सपाट और चिकने होते थे। चिकने 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 जो होते थे ना, ये इनको ओप कहा जाता है, जिस पर जो चिकनाई होती थी ना, ओप। और ओपदार आप पढ़ते भी हैं, पात्र ओपदार वो, तो ये जो है ये चीज। और ये कैसे होते थे, गडरीदार होते थे। गडरीदार ये कैसे होते थे, ऐसे गडरीदार होते थे। ये स्वतंत्र रूप से स्थापित किए जाते थे। कैसे कि जैसे कोई चौक है, कोई मतलब कोई गांव का चौक है, कोई स्वतंत्र ऐसी कोई जगह सीधी जहां पे जनता भी पढ़ सके, सीधा का सीधा। ये कहां स्थापित करते, ये विशाल भवनों के अंदर करते थे। मतलब कोई चार दीवारी बनाकर कोई विशाल भवन है उसके अंदर स्थापित किए जाते हैं। और अशोक के जो स्तंभ है वो सारे के सारे खुले, मतलब बिल्कुल सार्वजनिक है। तो ये तो है मुख्य इनके अंदर अंतर है, ठीक है ना। इसमें से प्रश्न यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं आपको चार वाक्य देकर उसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये वाले प्रश्न यहां से बनते हैं। मैं आपको साथ साथ प्रश्न की प्रकृति भी बता रहा हूं कि इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। अब देखो साथियों, स्तंभों के भाग, ये जो अशोक के जो स्तंभ थे इनके भाग, इसमें सबसे पहला जो था वो यष्टि, यष्टि कहलाता था। फिर अवांगमुखी कमल, मैं समझाता हूं एक बार, चौकी और पशु मूर्ति। तो चौकी जो है वो नीचे की तरफ होती थी, ऊपर का जो भाग है वो यष्टि, और उसके ऊपर मतलब जो है ना अवांगमुखी कमल कैसा होता था, अवांगमुखी यानी कि उल्टा कमल आप कह सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से उल्टा कमल होता था, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये मतलब उल्टे घंटे के जैसा भी आप कह सकते हो, उल्टे घंटे के जैसा, इसको बोलते हैं अवांगमुखी कमल। और इसके ऊपर होती थी कोई भी पशु की आकृति, इसके ऊपर होती थी। तो ये पशु मूर्ति जो है इस अवांगमुखी जो कमल है इसके ऊपर होती थी। तो ये भाग है, ये पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, यष्टि और ये सब। अब इसमें से सर्वश्रेष्ठ जो स्तंभ कहलाता है अशोक का, वो है सारनाथ स्तंभ। और सारनाथ स्तंभ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर है। सारनाथ स्तंभ को ही मतलब अपने कैसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया। आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं भी है तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप अब शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारनाथ स्तंभ है, इसी को यहाँ पे अपनाया गया है। लेकिन सबसे पहला जो स्तंभ कहते हैं अशोक का, वो बसाड़ है, जो बखेड़ा भी कहते हैं, कोल्हुआ भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। बसाड़ स्तंभ है जो वैशाली बिहार से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला पूछते हैं तो पहला कौन सा है, बसाड़ है। सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो सारनाथ है। इन दोनों के अंदर अंतर करना। अब देखो सारनाथ का जो स्तंभ है साथियों, सभी ने देखा है, डाक टिकट होते हैं या कोई गवर्नमेंट की डाक होती है तो 3 सिंह दिखते हैं, एक नहीं दिखता है, एक पीछे की तरफ होता है, तो 4 सिंह होते हैं। इस पर कितने होते हैं, 4 सिंह, यानी सिंह यानी शेर, ठीक है ना। तो 4 शेरों का होता है, प्लस क्या होता है, इस पे चक्र होता है एक बीच में, वहां पे जो 4 पशुओं की आकृति आएगी ना, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है चक्र होता है, और इस चक्र में जो है 32 तीलियां है। कितनी, 32 आरियां कह सकते हो, तीलियां कह सकते हो। लेकिन यहां से जो चक्र तिरंगे के अंदर यानी राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया, वहां 24 धारियां ही है, ठीक है ना। इसके यहां नीचे जो है एक वाक्य लिखा गया है, सत्यमेव जयते, और ये सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद के अंदर से लिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के अंदर मान सकते हैं, यदि पेपर इस तरह देते हैं ना व्यवस्थित, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का वाक्य कौन से स्तंभ में, सारनाथ स्तंभ के अंदर मिलता है। अब यहां से देखो, इसके अलावा इसमें 4 पशु आकृति, जहां ये चक्र है उसके दोनों तरफ जो है 2-2 पशु बताए गए, तो ये 4 पशु आकृति मिली है। इसमें से पशुओं को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो मिला है बैल, एक मिला है घोड़ा, एक हाथी और एक शेर मिला है। कैसे याद रखोगे, 4 पशु, हम 5वां बीच में कोई गेंडा फेंडा घुसा दिया, गेंडा या भैंसा, तो कैसे याद रखोगे, कोई ऐसा घुसा दिया तो मैं बताता हूं आपको तरीका। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये याद रखना है, भेल,
ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिक। सीधे याद हो जाए तो सीधे याद कर लेना, सबसे पहला तरीका है परंपरागत, ठीक है। दूसरा आधुनिक तरीका है कि इसको ट्रिक से याद रखा जाए। तो ट्रिक से कैसे, बी से क्या समझोगे, बैल, तो के गुरुजी एज घोड़ो, तो एज तो कौन है, हॉर्स तो वे, हॉर्स HORSE, ठीक है। तो ये हॉर्स, हाथी क्या होता है, एलिफेंट, शेर क्या होता है, लॉयन। बस भाई इतनी सी मतलब बात है रे। भेल खाली जोन थाने काम जम जाइयो। निर्मल बाबा एक आवता में कहता पानी पूरी देखी थी, हाँ सर देखी थी, खाने की इच्छा यार, कि नहीं वे वही खानी थी। अरे यार अपा तो गलती कर दी रे, पानी पूरी देखो अपार कृपा अटक गई। तो बेल देखी थी तो बेल खानी थी, ठीक है। और बेल जब आपको याद हो गया तो ये पशु जो है आप चार भूलोगे नहीं। अब इसके बीच में जो चक्र है साथियों, वो चक्र किसका प्रतीक है, शक्ति पर धम्म का प्रतीक है। धम्म विजय मतलब युद्ध घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने। तो शक्ति पर धम्म की विजय के रूप में महाधम्म चक्र भी कहते हैं इसको। तो ये चक्र उसका प्रतीक है। और ये जो पशु है ना, ये पशु है दिग्पाल प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आ गया सारनाथ स्तंभ के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि सांची स्तंभ में भी 4 सिंह है, लेकिन सांची और सारनाथ में क्या अंतर है वो मैं बताता हूं आपको अगली स्लाइड पे। सांची और सारनाथ में अंतर है, 4 सिंह उस पे भी है, 4 सिंह यहाँ भी है, तो उसमें अंतर है। और बाकी जो स्तंभ है उन पर कौन कौन सी पशु आकृतियां हैं वो भी अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। उससे पहले इसको व्यवस्थित रूप से आप नोट कर लो और व्यवस्थित रूप से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट्स के रूप में उतार लो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब साथियों पढ़ते हैं कि स्तंभ अलग अलग पशु आकृति के आधार पर पूछे जाते हैं प्रश्न, अमूमन देखा है यहां से बनते हुए। तो इसे व्यवस्थित रूप से याद रखना है, कैसे रखना है उसको देखते हैं। तो देखो सारनाथ में अभी अपन ने पढ़ा है कि सारनाथ में कितने 4 सिंह मिले, सांची में भी 4 सिंह मिले, वही पीठ सटाए हुए बैठे हैं ये है। लेकिन यहाँ सांची वाले जो 4 सिंह है सारनाथ से कैसे अंतर है कि सांची स्तंभ लेख जो है साथियों उसकी चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों को दर्शाया गया है। सांची मारवाड़ी में क्या हासी, हासी यानी हंस दर्शाए हैं, ठीक है। तो दाना चुगते हुए हंसों को दर्शाया गया है। शायद ये हंस फीका दिख रहा हो तो मैं गहरा कर देता हूं। हंसों को दर्शाया गया है और ये अंतर है सारनाथ से। संकीसा में क्या मिला है, हाथी। मैं भी आप मतलब मैं भी एक ये याद नहीं हो पाते थे तो एक तरीका निकाला इसको याद करने का कि कंफ्यूजन न हो। तो संकीसा में मतलब यहाँ पे आ की मात्रा से खत्म होता था और यहाँ पे जैसे खत्म होता तो संकी साथी ऐसे याद रख लिया मैंने, संकी साथी। तो संकीसा हाथी मतलब संकीसा हाथी आप बोलोगे ना लगातार तो संकी साथी हो जाएगा। तो सखी साथी कहते हैं ना, सखी साथी, तो संकी साथी। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि संकीसा क्या है, संकीसा में कौन सा है, हाथी है। रामपुरवा, रामपुरवा व और व से आ जाएगा वृषभ, लास्ट में अक्षर है व और व्र से वृषभ आता है। रामपुरवा में वैसे 2 स्तंभ मिले हैं, तो एक में वृषभ है और एक में सिंह है। ये भी ध्यान रखना कि ये सिंह भी है, एक पे सिंह है और एक में वृषभ है। और वृषभ वाला जो है ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ में मिला है सिंह और रुमिंदे स्तंभ में मिला है घोड़ा, ठीक है ना। तो यह यहाँ पे ये पशु आपको ध्यान रखना है, जिसमें से देखो इंपॉर्टेंट ये सारनाथ और सांची याद रहेंगे, हाथी वाला ये संकीसा याद रह जाएगा, वृषभ आपको याद करवा दिया है, ये सिंह है और ये रुमिंदे घोड़ा है, ठीक है। और ये आपको बता ही दिया है। अब आते हैं अपन अशोक के वृहद स्तंभ लेख, यानी कि वृहद स्तंभ है और उन पर लिखे हुए लेख। 2 चीजें क्लियर करना दिमाग में। वृहद स्तंभ जो है 6 स्थानों से मिले, प्रत्येक स्तंभ पर 7 लेख, मतलब क्या बताते हैं कि प्रत्येक स्तंभ पर जो लेख मिले हैं वो बताते हैं। लेख अलग है और स्तंभ अलग है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो मिले कितने हैं, 6 स्थान से मिले हैं और प्रत्येक पर मतलब बताते हैं 7 खुदे हुए, लेकिन यहाँ प्रत्येक पर नहीं है, प्रत्येक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टोपरा पर 7वां लेख खुदा हुआ है, बाकी सब पर 6 है, लेकिन 7 लेख क्यों, दिल्ली टोपरा पे 7 है तो 7 लेख खुदे हुए ऐसे बताते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि सिर्फ दिल्ली टोपरा पर 7वां लेख खुदा हुआ है, बाकी सब पर 6 लेख मिले हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली टोपरा वाला जो स्तंभ लेख है साथियों, इसको अशोक की बड़ी लाट कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अशोक की बड़ी लाट कहलाता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है। केवल इस पर 7वां लेख खुदा हुआ है। और
फिरोज शाह तुगलक, FST भी कहते हैं इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला, अंबाला कहाँ आया हुआ है, हरियाणा के अंदर, तो अंबाला से इसको मंगवाया दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मेरठ को भी इसी ने मंगवाया था। तो दिल्ली मेरठ, अब पहले कौन सा खुजा और पहले कौन सा पड़ा, ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था, ठीक है। तो दिल्ली मेरठ जो है इसको कहा जाता है अशोक की छोटी लाट। बड़ी लाट दिल्ली टोपरा और छोटी लाट दिल्ली मेरठ, और इसको भी FST ने मेरठ से दिल्ली मंगवाया, ठीक है। फिर देखो लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़, बताते हैं कि सबसे सुंदर और सबसे सुरक्षित जो है वो लोरिया नंदनगढ़ वाला स्तंभ लेख माना जाता है। ये कहाँ है, बिहार के अंदर है, ये चंपारण के अंदर है, ठीक है। रामपुरवा भी बिहार के अंदर है। तो लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ है, बिहार के अंदर है। फिर एक स्तंभ लेख आपके मिला है प्रयाग स्तंभ लेख। ये प्रयाग स्तंभ लेख जो है कौशाम्बी से मंगवाया है। वो कौशाम्बी से मंगवाया कैसे, फिर अमूमन पढ़ने को मिलता है कि अकबर के काल में मंगवाया, लेकिन अकबर के काल में मंगवाया किसने, जहांगीर ने मंगवाया अकबर के काल में, ठीक है। और इस पर जहांगीर का लेख भी खुदा हुआ है, इसी से पता चलता है कि इसे जहांगीर ने मंगवाया है। और जहांगीर ने मंगवाकर इलाहाबाद में लगवा दिया, और प्रयाग यही है, तो फिर प्रयाग स्तंभ लेख इसको कहा जाता है, ठीक है। ये एकमात्र स्तंभ लेख ऐसा है जिसके ऊपर मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल वंश तीनों के लेख मिलते हैं। कैसे कि मौर्य के अंदर तो देखो मौर्यों के तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा गुप्त में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ते हो तो समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं, और मुगल में जहांगीर का लेख भी इस पर मिला है। तो ये मौर्य, मुगल और गुप्त तीनों के लेख मिलने वाला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कौशाम्बी से मंगवाया, कहाँ, इलाहाबाद में। किसने मंगवाया, जहांगीर ने। याद रखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक चीज आपको व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं, और यही चीज जो है आप यदि व्यवस्थित तरीके से याद करते हो बिना किसी भ्रम को दिमाग में पाले, तो आप देखोगे कि वास्तव में ये चीज आपकी कितनी काम आ रही है। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि आप जो है पढ़ो, जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, अब उसका आकलन आप कहीं से भी कर सकते हो। अब जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमने ये पढ़ा यहाँ से, हमने ये पढ़ा यहाँ से, क्या सही है। अब जैसे जो मेरे हिसाब से जो सही है ना, ठोक बजा कर लाता हूं वैसे सारी सामग्री, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही है वो मैंने बता दिया। आपने कहीं, क्योंकि इतिहास में तो यूं है कि इतिहासकारों के अंदर ही बहुत सारा मतभेद रहता है, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके अंदर ही बहुत सारा मतभेद रहता है। अपन क्या करते हैं, अपन जो है इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़कर और उसमें संकलित करते हैं, चाहे वर्तमान में, चाहे राइटर मैं हूं, लेखक मैं हूं, मैंने पुस्तकें लिखी है, चाहे कोई भी वर्तमान में पुस्तकें लिखते हैं। तो देखो इतिहास तो खुद तो बनाने से रहे, लेकिन जो है मैटर जहां से मिला है, जो इतिहासकार पुराने थे जिन्होंने लिखा है, और उनके अंदर से जो है व्यवस्थित तरीके से संकलन किया जाता है और उसको प्रस्तुत करने का तरीका होता है। ये आधुनिक राइटर, लेखक जो करते हैं, मैं भी ये करता हूं और अन्य जो राइटर हैं वो भी ये करते हैं। अब खुद तो इतिहास बनाने से रहे, तो यही चीजें हैं। तो ये इस तरीके मतलब अपना प्रस्तुतिकरण किस तरीके से बताना है, किस में किस तरीके से, वो चीज होती है, और वही वर्तमान में काम आती है। अब पूरे के पूरे जैसे मान लो प्रयाग प्रशस्ति तो आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, लेकिन उसके अंदर से कौन सी चीजें पढ़नी है, किस एग्जाम के हिसाब से कितनी पढ़नी है, वो चीजें तो सामने आती है। तो ये चीज आपको दिमाग में इस चीज को भी क्लियर करें, क्योंकि जब इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। फिर आपको थोड़े से लघु स्तंभ लेख में बता देता हूं, और उसके अलावा आप ये जो पढ़ते हैं कि 7 लेख खुदे हुए हैं, अब ये सस्पेंस रहता है दिमाग में कि ये 7 लेख क्या लफड़ा है ये, तो ये क्या लफड़ा है, इसको मिटाते हैं अपन अगली क्लास, अगली स्लाइड में, अगली क्लास नहीं, अगली स्लाइड, पहले इसे नोट करो, फिर अपन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर इसको भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। इस क्लास के साथियों ये अंतिम स्लाइड है। इसके बाद में जो मैटर बचा है, जैसे कि आपके गुहा लेख है, लोक कलाएं हैं, शिला लेख है, वो अगली क्लास में यानी कि कल आपको मिल जाएगा, और कल इसको पूरा कर देंगे। फिर अगले सैटरडे संडे अपन गुप्त वाला वो पढ़ेंगे, आगे से आगे ऐसे चलता रहेगा। तो जब शुरू किया है तो फिर आगाज किया है तो अंजाम भी होगा, चिंता न करें, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़ेंगे उन्हें ये लगेगा कि क्या पता ये डेमो क्लास होगी, क्या पता डेमो में ऐसा पढ़ाया, हमेशा ऐसा पढ़ाते तो नहीं। तो ऐसा है कि 66 क्लास जो है वरिष्ठ अध्यापक की निरंतर नियमित रूप से प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी आपको। इसी में व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी रेगुलर जुड़े हुए हैं, 20-25 हजार विद्यार्थी डेली देखते हैं, और मतलब आगे से आगे देखते ही रहते हैं। तो लगभग 3-3.5 लाख विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं। तो निःशुल्क क्लासेस मेरी जैसी पहली क्लास है, वैसी बीच में भी होगी और वैसी अंतिम भी होगी। मैं कभी भी फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता, या तो काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो फिर पूरी शिद्दत के साथ में करता हूं। तो यही चीजें हैं, जैसे टेस्ट सीरीज चालू की, तो टेस्ट सीरीज में
मैंने कोई डेमो नहीं रखा है कि पहले आप देखिए इसमें प्रश्न कैसे है कैसा है, 50 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज दी है, तो बिल्कुल मतलब सेवा है जैसा, मतलब जो विश्वास है, जिनको पता है और जिन्होंने दे रहे हैं उनको पता ही है, जैसा बार बार बता के फिर अंदर ले जाऊं और फिर वो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सिर्फ औपचारिकताएं होती है, औपचारिकता में विश्वास नहीं करना है। यदि काम करना है तो सीना ठोक के करना है और बिल्कुल बिंदास करना है, और जो कहना है वो करना है बस। तो ये चीजें हैं, विद्यार्थी जो नियमित जुड़े हुए हैं वे एक एक चीज जानते हैं, उन्हें हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डेमो नहीं है, इसको ध्यान रखना। अपनी सारी क्लासेस जो है इस तरीके से होती है, बल्कि बेहतर होती जाती है। प्रयास करता हूं मैं, बाकी देखो आप लोगों के द्वारा दिया गया हौसला जो है वही जो है प्रयास करने की शक्ति देता है। चलिए, बातें हो गई बहुत सारी। अब वृहद स्तंभ लेख के अंदर अपन ने पढ़ा कि 7 लेख खुदे हुए हैं, 6 स्थानों से मिले। तो ये लेख है क्या, इनमें क्या चीज बताई गई है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब कुछ विद्यार्थियों को ऐसा भी लगता है, जब पढ़ते हैं ना तो अपने हिसाब से अपन डिसीजन लेते हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ता हूं, ये नहीं आएगा। और ये क्या होती है, ये तो गलतियां होती है। अपन को पता ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट कब लगता है पता है, जब एग्जाम में आ जाता है उसके बाद से वो इंपॉर्टेंट लगता है। तब तक किसी को पता नहीं है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है कि वो क्या डालने वाला है। तो तब तक इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्या पढ़ना है, मतलब थोड़ी सी समझ तो विकसित करनी जरूरी है। लेकिन कई चीजें जो है एग्जाम में आने के बाद ही अपन को इंपॉर्टेंट लगती है कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है, अब जैसे ये लेख है, घोषणाएं हैं, इसकी बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है ना, ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है। लेकिन मैंने उनमें से जो सार आपको जो पढ़ना है कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या पूछा जा सकता है, वो निकाल कर मतलब 4-5 शब्दों के अंदर आपको बता रहा हूं। जैसे आपका प्रथम लेख है, 6 लेख तो सभी पे मिला है, 7वां दिल्ली टोपरा पे मिला है, ठीक है। प्रथम लेख में क्या कहा है, धम्म के अनुसार शासन करना, धर्म के अनुसार शासन, उसके अनुसार कार्य शासन करने की बात जो कही है वो प्रथम में कही है। द्वितीय के अंदर धर्म क्या है पूछा है, क्यों चैम धम्मे प्राकृत भाषा में। फिर इसके अंदर जवाब भी दिया, आपा जिनमें बहु काया ने दया दाने सच साधवे माधवे साधवे च, मतलब लोक कल्याणकारी सारे जो काम है वो धर्म है, इस तरीके से बताया गया है। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो धर्म का इसका जवाब भी दिया है। तीसरे में है इंद्रियों पर विजय, इंद्रिया जीत बनना है, ठीक है। आत्म परीक्षण, जिसको निजती भी कहा है, आत्म परीक्षण के बारे में, और पाप की परिभाषा इसमें दी गई है। तो तीसरे में 3 चीजें मैंने आपको बताई, ऐसे याद रख लेना। चौथे में क्या है, रज्जुक के कार्य है, रज्जुक एक अधिकारी था, हालांकि आपके जैसे प्रशासन नहीं है तो फिर ये युक्त रज्जुक वगैरह आपको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन रज्जुक एक अधिकारी था, ये ध्यान रखना। तो रज्जुक के कर्तव्य और मृत्युदंड मिले हुए व्यक्ति को प्रायश्चित के लिए 3 दिन की मोहलत देना, वो भी इसके अंदर उल्लेख है, ठीक है ना। तो चौथे के अंदर। 5वें में क्या है, प्राणियों के वध को वर्जित करने की जानकारी इसमें दी गई है। 6ठे के अंदर सभी संप्रदायों के सम्मान, मतलब सभी संप्रदायों के प्रति, जैसे आजीवक है, बौद्ध है, जितने भी है सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना। 7वें के अंदर जो सिर्फ दिल्ली टोपरा के अंदर मिलता है कि धम्मवर्ती हेतु किए गए लोक कल्याण के कार्य, जैसे कहीं कुएं खुदवा दिए, कहीं प्याऊ बनवा दी, इस तरीके में लोक कल्याण यही होता है ना। तो ये कार्य जो किए गए वो इसके अंदर, और आजीवकों का उल्लेख, आजीवक एक संप्रदाय था और अपने बिंदुसार जो है आजीवक से जुड़ा हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ जो और तथ्य आप ध्यान रखें कि लघु स्तंभ लेखों का मुख्य विषय क्या रहा, तो अशोक की राज घोषणाएं रही है, उसने क्या घोषणाएं की है वो रही है। इसमें से आपको लघु स्तंभ लेख में जो मुख्य मुख्य तथ्य पढ़ने वो बता देता हूं कि सबसे छोटा, जिसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, जो रुमिनदेई नेपाल का स्तंभ लेख है उसे कहा जाता है आर्थिक अभिलेख। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कर की कमी करके 1/8 कर दिया था, कर लिया जाने वाला कर 1/8 कर दिया था, तो इसलिए इसको आर्थिक, इसकी प्रकृति कैसी है, आर्थिक है, तो इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुवाकी, ठीक है, कारुवाकी और पुत्र तिवर, तिवर का उल्लेख है, पुत्र कौन सा, तिवर का उल्लेख है, ठीक है ना। तो कारुवाकी और तिवर का उल्लेख है और इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो लेख विहीन, कुछ जो है लेख विहीन भी थे, जिसमें से जैसे बसाड़, रामपुरवा, कौशाम्बी, संकीसा ये थे। कुछ शीर्ष विहीन भी मिले, जिसमें कौशाम्बी, लोरिया, अर्राज वगैरह वगैरह। अब इसमें ऐसा है कि इसमें वैसे बहुत ज्यादा मैटर है, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल से और जो पूछ सकते हैं, जितना व्यवस्थित रूप से, ना बहुत ज्यादा भी नहीं और ना बिल्कुल कम भी नहीं, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस अपन चल रहे हैं इसमें, और इसी तरीके से आगे भी चलेंगे।
तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये क्लासेस जो है, और भी आपके कोई साथी है जो तैयारी कर रहे हैं तो उन तक आप शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है यदि करना चाहते हैं। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि करनी चाहिए, क्यों जितने विद्यार्थी फायदा उठाएंगे उतना बढ़िया है। और सभी को सूचना देनी चाहिए कि भैया क्लासेस, बाकी जिसको फीस देकर कहीं पढ़ना है तो वो भी स्वतंत्र पढ़ सकते हैं कहीं भी। अपनी तो यहाँ ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी आगे भी। और जो लेवल है जिस तरीके का है, तो पीछे आप सेकंड ग्रेड की क्लासेस, रीट की क्लासेस सभी देखकर और सभी की सभी यूट्यूब पे निःशुल्क चलिए और आगे भी चलेगी। इसके लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और न मुझे इसका आपके पास में शुल्क लेना है। सिर्फ आपसे जो लेना है वो आपका सिलेक्शन है, तो वो ले लेना। और वो ले लोगे, उसके बाद में आपके माता पिता जो मुझे दुआएं देंगे और वही तो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।